अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सोशल मीडिया की दुनिया भर में बड़ी अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका पता भी हमें अब ट्विटर से चलता है। प्रेस रिलीज़ वगैरह तो चली बाद में आई जाती है, लेकिन कल रात जनाब 1 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया कि वो नहीं चाहते कि दो जो बड़े सियासी लीडरान हैं हमारे नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी, उनके दरमियान किसी इख्तलाफ की वजह बने। और उन्होंने फैसला किया है कि वो अनसर्टनिटी पीसीबी के लिए ठीक नहीं है और वो अब चेयरमैनशिप के ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। और उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसमें ज़का अशरफ साहब को और हमदे साहब को नॉमिनेट भी कर दिया गया है। अब सिर्फ एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है और उसके बाद डेफिनेटली नजम सेठी साहब का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हो गया और अब ज़का अशरफ ऑल सेट टू बिकम न्यू चेयरमैन पीसीबी। इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान क्रिकेट, एशिया कप, वर्ल्ड कप और आने वाले जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है, इस पर क्या असर पड़ेगा? सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार और स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जिन्होंने मेरे शो में ये सारी निशानदेही कर दी थी कुछ अर्से पहले कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। इकबाल साहब, तकरीबन वही कुछ हुआ जो आपने प्रेडिक्ट किया था और 20 जून जैसे ही आया नजम सेठी साहब ने खुद ट्वीट कर दिया। अब सर, इसका बैकग्राउंड सियासी है, बट इसका जो असर पड़ेगा क्या वो सियासत के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट पर भी होगा? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। आपको याद होगा कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि नजम सेठी साहब की कुर्सी जो है वो खतरे में, और फिर जो वर्ल्ड कप के हवाले से आपको कहा था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाकर खेलेगा और एशिया कप हाइब्रिड में। लेकिन असल चीज ये है कि 22 दिसंबर 2022 के बाद से अब तीसरे चेयरमैन आएंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं है। ये मैं मानता हूं कि नजम सेठी साहब की जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी थी उसको 4 महीने का वक्त दिया गया था। ये 4 महीने में नाकाम हो गए, बजाय इसके कि ये इलेक्शन कराते मनूवरिंग में लग गए। सेठी साहब खुद नहीं लगे, लेकिन उनके दस्ते राज शकील शेख साहब के, जिनको 8वें फ्लोर पर एक कमरा मिला हुआ था लाहौर के 5 स्टार होटल में, स्वीट रूम, एग्जीक्यूटिव रूम। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा और नीचे आए, दूसरे फ्लोर पे उन्हें कमरा मिला, और फिर और नीचे आए तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी चले गए। तो सारी मनूवरिंग हो रही थी क्लबों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इलेक्शन कैसे मैनेज किए जाए। तो बजाय इसके कि ये लोग क्रिकेट पर तवज्जो देते हैं, हालांकि जो भी रीजन्स के ओहदेदारान आते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर होते हैं और बोर्ड से अलग लाइन पर नहीं जा सकते, तो ये उन कामों में लग गए और उन कामों में लगने की वजह से 4 माह गुजर गए। फिर 2 महीने का मजीद पीरियड आया। अगर ये उस वक्त इलेक्शन करा लेते तो उस वक्त ये मामला सामने नहीं आया था, जो कि आप कह रहे थे सियासी, कि तारिक मलिक साहब जो नादरा के चेयरमैन है, उनका इस्तीफा मांग रही थी नून लीग की हुकूमत। नून लीग का ये कहना था कि पीडीएम की गवर्नमेंट में ये तय पाया था कि जिसकी जो वजारत होगी उस वजारत के अंदर जो महकमा आएगा उस महकमे में वो अपना आदमी अपॉइंट करेंगे। तो राना सनाउल्लाह चूंकि नून लीग के हैं तो वो चाह रहे थे कि तारिक मलिक साहब को हटाया जाए। पीपल्स पार्टी उस पर जो है उसने रेजिस्ट किया, उसने कहा नहीं जी तारिक मलिक को नहीं हटाया जाए, और उस पर बड़ी लेदे हुई। लेकिन बिलाखिर तारिक मलिक साहब रिजाइन कर गए। जब तारिक मलिक साहब रिजाइन कर गए तो उससे पहले पीपल्स पार्टी ने अपना पत्ता खेला। उन्होंने कहा कि बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत हमारी है, तो यहाँ पर हमारा बंदा आएगा, और ज़का अशरफ का नाम फ्लोट कर दिया। अगर 4 महीने पहले अब्दुल गफ्फार ये इलेक्शन हो जाते तो आप यकीन जानिए कि हो सकता है कि नजम सेठी बन जाते। उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन बाद में वो कहते हैं ना कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो है वो उनको बंद गली की तरफ ले जाते हैं। मैं समझता हूँ नजम सेठी एक अच्छे आदमी, स्टेटर है, लोगों की बात सुनते हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उनको उनके लोग ले डूबे ना। अगर 4 महीने में आप इलेक्शन कराते, गवर्निंग बोर्ड बनता, सेठी साहब खुद ब खुद आ जाते हैं, उनका नाम चला जाता। लेकिन जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये चपकल ही शुरू हो गई कि जिसकी वजारत उसका बंदा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तारिक मलिक साहब आप नहीं रखते तो हम भी, वो एहसान मजारी ने आपको भी इंटरव्यू दिया, मुझे भी दिया, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो यहां से ये बात खराब हुई। और अब अभी भी आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इजलास क्यों हो रहा है? क्या एक दूसरे से बगलगीर होकर एक दूसरे को अलविदा कहेंगे? क्या वजह क्या है? अब भी एक आदमी जो है वो इस चक्कर में कि कोई ना कोई लकूना निकाला जाए, कोई ना कुछ किया जाए। हालांकि नजम सेठी साहब बड़े बाइज्जत अंदाज से, उन्होंने बड़े बावकार अंदाज से ट्वीट कर दिया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं, जिनका इख्तिदार खतरे में, जिनकी दुकान बंद होने वाली है, वो इस कोशिश में लगे। आज आखिरी दिन है ना 21 जून, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था वो 21 जून तक का था, तो वो इस कोशिश में है कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। अब देखें क्या होता है। लेकिन अब
साहब आपने सही कहा, मुस्तफा रमदे जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनके शरीफ फैमिली से बड़े करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए मुस्तफा रमदे जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो आ गए। ज़का अशरफ का नाम पहले ही चल रहा था, क्योंकि जब गुज़िश्ता टेन्योर में ज़का अशरफ सिर्फ 1 साल 7 माह गुजार सके थे और फिर वो अदालती जंग शुरू हो गई नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान। ज़का अशरफ को हटा दिया गया, फिर वो रीइंस्टेट हुए, फिर उनको हटाया गया, नजम सेठी साहब आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ आज सेठी साहब अगर एक खामोशी से तन्हाई में सोचे तो उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने 2013 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ तब्दील कर दिया था। 1948 से जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना था, जब उसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान था, उसके बाद से 2013 तक सदर मुमलिकत जो थे वो पीसीबी के पेट्रन इन चीफ हुआ करते थे। लेकिन नजम सेठी साहब ने नवाज शरीफ को बना दिया और सियासत को दावत दी, क्योंकि नवाज शरीफ सेठी साहब को लाए, इमरान खान आए, वो एहसान मानी रमीज राजा को लाए, अब पीपल्स पार्टी चाह रही ज़का अशरफ आए, तो मामलात जो है बड़े गंभीर हो चुके हैं अब। जी हाँ, और आपने इकबाल भाई बिल्कुल ठीक निशानदेही की। नजम सेठी साहब ऑफिस में ही हैं और इसमें मैनेजमेंट कमेटी की जो एक मीटिंग है उसको चेयर करें, लेकिन जो हमें मालूम है वो ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होना है, नोटिफाई होना है बिफोर द मैनेजमेंट कमेटी इज रिजॉल्व। तो शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की एक खाना पूरी है जो की जा रही है। लेकिन इकबाल साहब, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि ये जो मामला है, ज़ाहिरी बात है 20 दिसंबर को रमीज़ राजा थे, 22 दिसंबर को नजम सेठी साहब, अब 21 जून को या 20 जून समझिए कि ज़का अशरफ साहब आ गई। ये जो इतनी सारी हमने जो निगोसिएशंस की, बीसीसीआई, एशिया क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के चेयरमैन चल के पाकिस्तान आए, हमारे तशख़्ख़ुस के लिए कैसा है? अब जब वो दोबारा बात करना चाहेंगे, जब वो फ़ोन घुमाएंगे तो अब जी चेयरमैन तब्दील हो चुका है, अब ज़का अशरफ साहब बात करेंगे, ये तशख़्ख़ुस हमारा क्या ठीक है? देखिए, वो जो सलमान नसीर साहब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो तो मौजूद है। फैसल हसनैन साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी मौजूद है। इन दोनों ने रोल प्ले किया था जब कैटेगरी बात लिए आए थे, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे। मेरी अपनी, मैं आज आपने प्रोग्राम में मेरा क्लिप रख लीजिए, इन दोनों को नहीं हटाया जाएगा। फैसल हसनैन का तो टेन्योर खत्म हो रहा है, उनकी मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो चले जाए। लेकिन सलमान नसीर साहब तो आपको पता है 2011 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज अ लीगल कंसल्टेंट आए थे। अब वो माशाल्लाह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के ओहदे पर फाइल है। उस वक्त जब 2011 में आए थे 90,000 उनकी तनख्वाह थी, अब माशाल्लाह 11 लाख से ज्यादा तनख्वाह है और वो क्रिकेट के उमूर समझ गए। तो मेरे ख्याल में ज़का अशरफ को जरूरत पड़ेगी इनको साथ लेकर चलने की, और ये चलेंगे। और जो मज़ाकरात हो रहे थे डेफिनेटली उनसे भी आगाह किया जाएगा, और ये मुस्तफा रमदे को भी साथ रखेंगे ताकि उनकी भी लीगल ओपिनियन जो है वो शामिल हाल रहे। तो मैं समझता हूँ मामला चलेंगे। ज़का अशरफ साहब को चाहिए कि उन खुशामद परस्त लोगों से जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, मुझे पता चला है एक टेलीविजन एंकर के थ्रू शकील शेख साहब कोशिश कर रहे हैं ज़का अशरफ के करीब आए, लेकिन ज़का अशरफ को ये याद है 2014 में जो आइन बनाया गया था, शकील शेख उनके साथ थे, और जब ज़का अशरफ का जहाज डूबने लगा तो उन्होंने छलांग लगा दी। तो उनको इस बात का भी अंदाजा है। तो ऐसे मफाद परस्तों से होशियार रहे और उन लोगों को लें जो क्रिकेट को समझते हो, क्रिकेट की खिदमत करना जानते हो, जब भी क्रिकेट चलेगी। अगर दोस्ती यारी की बुनियाद पर ज़का अशरफ साहब ने भी तकर्रुर किया तो मैं समझता हूँ वो भी ज्यादा अरसा फिर नहीं चल पाएगी। सर ज़रूर इस तरह निशानदेही कीजिएगा, चूँकि नजम सेठी साहब की अगर आप प्रोफाइल या सीवी देखें तो लोग उनको क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल जिसमें शहरियार साहब और उन्होंने मिलकर शुरुआत की थी जिम्बाब्वे। लेकिन उस वक्त वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद उसको बढ़ाया एहसान मानी साहब ने भी आगे, रमीज राजा साहब ने भी, और इनफैक्ट अभी भी वो बरकरार था। अगर आप ज़का अशरफ बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पीसीबी और नजम सेठी, इकबाल भाई क्या कंपैरिजन है? ठीक है, उस पर ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, बट आपके ज़ाती इस पर क्या तबसरा होगा, इन दोनों का कंपैरिजन जो किया जाए और सियासत से हटकर बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए, आपने पीएसएल की बात की। पीएसएल का आइडिया जो थे वो ज़का अशरफ लेकर आए थे। उन्होंने जो आईसीसी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हारून नॉरगार्ड को बुलाया था, उनको दफ्तर दिया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, सारी चीजें तैयार हो गई थी, लोगो भी एक बन गया था, और एक्सपो सेंटर लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, मैं भी वहां था, वहां उस लोगो की अनवीलिंग हुई और सारे लोग वहां मौजूद थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ज़का अशरफ साहब चले गए। जब वो चले गए तो फिर वो आइडिया रुक गया। नजम सेठी ने आकर नए सिरे से उस आइडिया को एक नया लोगो लेकर आए, नए सिरे से। इसमें कोई शक नहीं कि 2016 में जब पीएसएल शुरू हो रही थी कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये इतनी कामयाब होगी, लेकिन ज़का अशरफ के जाने के बाद 1-2 साल के अरसे में नजम सेठी ने उस पर मजीद काम किया, और जो आदमी शुरू करता है
यकीनन नजम सेठी साहब ने उसको अमली जामा पहनाया तो क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन आइडिया जो अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से, ब्रेन चाइल्ड जो था वो ज़का अशरफ का था, उनको मुद्दत नहीं मिली, लेकिन नजम सेठी साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने पहली पीएसएल कराई, फिर उसके बाद दूसरी पीएसएल का फाइनल उन्होंने लाहौर में कराया, मुश्किल हालात में क्वेटा और पेशावर जलमी के दरमियान हुआ, और फिर उन्होंने एक वर्ल्ड 11 बुलाई। उस वर्ल्ड 11 में दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स आए, उस वक्त लोग पाकिस्तान आते हुए डरते थे, तो नजम सेठी साहब को इस बात का क्रेडिट यकीनन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि उनको डुबोने में उनके मुशीरों का हाथ है। मैं फिर रिपीट करूंगा, दोनों का कंपैरिजन करें, ज़का अशरफ जो है वो ज़रूरी तरक्याती बैंक के प्रेसिडेंट रहे, एक मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके अलावा वो सिंध शुगर मिल्स एसोसिएशन के भी सदर रहे, अब पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से वाबस्ता है, क्रिकेट का उन्हें शौक है। उन्होंने अपने बेटे का नाम पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर खान मोहम्मद के नाम पर रखा है, और उनके बेटे की जब शादी हुई खान मोहम्मद की, तो जो उसका कार्ड था शादी का, उसमें जो इनवाइटी थे वो आसिफ जरदारी थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऊपर लिखा हुआ था कि इनवाइट यू एट द वलीमा सेरेमनी ऑफ। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके कितने करीबी ताल्लुकात हैं। और ज़का अशरफ के वालिद चौधरी मोहम्मद अशरफ जो पी के दौर में सेनेटर भी मुंतखब हुए थे, फिर 1977 के जो इलेक्शन हुए उसमें उनको टिकट भी मिला, लेकिन उन इलेक्शन के बाद जो है आपको पता है कि ज़ियाउल हक आ गए और मार्शल लॉ लग गया 4 जुलाई 1977 को। तो उसके बाद से इनके पुराने ताल्लुकात है पीपल्स पार्टी से। तो मेरे और एक वक्त था कि जब अभी जो उबूरी हुकूमत बन रही थी, उस उबूरी निगरां वजीर आजम के लिए भी गुज़िश्ता में उनका नाम सामने आया था, जो पिछली हुकूमत में। जी जी। तो आप अंदाजा लगा ले, वो आसिफ जरदारी के बड़े करीब है, लेकिन नजम सेठी साहब नवाज शरीफ के बड़े करीब है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर नजम सेठी साहब ने ये ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो वजीर आला बन सकते हैं, निगरां वजीर आला, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, या निगरां हुकूमत में वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स रखिएगा और आपको कहीं ना कहीं मेरी कुछ बातें सही साबित होती दिखाई देंगी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि ये हल क्या है? अब ये एक चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन, तीसरा, और अब अगर इलेक्शन होते हैं तो खुदा जाने कौन जीतता है और फिर उस पर क्या सूरत हाल होती है। हम दुनिया भर से अलग ऑपरेट कर रहे हैं। इवन भारत में भी मसला है, सौरभ गांगुली को घर जाना पड़ा और फिर अमित शाह की वजह से जय शाह आ गए, लेकिन इतनी ज़्यादा सर चेंजेस नहीं होती। अब ये इसका हल क्या है? मुस्तकिल हल कोई तो सर इसका हल निकाले ना, कि इसको प्राइम मिनिस्टर या सदर दोनों से इस मामले को अलग रख लिया जाए। एसोसिएशन हो, रीजन्स हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो, पीसीबी के चेयरमैन बन के जो शख्स आता है उसको बचाने के लिए पीसीबी का कोई एम्प्लॉय भी काम नहीं आ सकता। वो जो मर्जी जिस वक्त मीटिंग्स कर लें, फैसला तो ऊपर से हो गया सर। लेकिन अब्दुल गफ्फार, मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर 3 साल का पीरियड है, जैसे रमीज राजा को हटाया गया, मैंने उन पर तनकीद की, लेकिन वो 3 साल पीरियड मुकम्मल नहीं कर सके। एहसान मानी ने मुकम्मल किया, ज़का अशरफ मुकम्मल नहीं कर सके, नजम सेठी मुकम्मल नहीं कर सके। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी क्लॉज रखी जाए कि 3 साल से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील नहीं होगा, चाहे कोई भी हुकूमत आए जाए। अगर ये होगा तो फिर यकीनी तौर पर स्टेबिलिटी आएगी। अब आप देख लें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, 1999 के वर्ल्ड कप से लेकर अब 2023 आ गया है, 24 बरस में कितने चेयरमैन आए, मैं आपको गिनवा दूं। खालिद महमूद गए, मुजीबुर रहमान, फिर उसके बाद डॉक्टर जफर अल्ताफ मरहूम, फिर उसके बाद तौकीर ज़िया, फिर उसके बाद शहरियार अहमद, फिर डॉक्टर शहरियार खान, डॉक्टर नसीम अशरफ, फिर उसके बाद एजाज भट्ट, बेशुमार चेयरमैन थे, नजम सेठी, ज़का अशरफ, बेशुमार चेयरमैन है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की तब्दीली आज कोई नई चीज नहीं है, ये 1999 से होता चला आ रहा है सियासी बुनियादों पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो भी आदमी आए उसको काम करने का मौका मिले और 3 साल का वो टेन्योर पूरा करे, जब ही पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो तसलसल के साथ स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मिर्जा इकबाल साहब से जरूर पूछेंगे टीम, ये जो कोचिंग स्टाफ है, मिक्की आर्थर जिनकी तैनाती पर ऑलरेडी बहुत तनकीद हो रही है कि वो ऑनलाइन डायरेक्टर हैं और उन्होंने शायद भांप लिया था कि आगे क्या हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट पर डायरेक्टली और टीम पर, मैनेजमेंट पर इस तब्दीली का क्या असर होगा? क्या जो पुराने दौर में ज़का अशरफ के साथ लोग मौजूद थे, जिनमें आमिर सोहेल हैं, बासित अली और बहुत सारे लोग, क्या उनकी वापसी के इम्कानात हैं? बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुतहरिक भी हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट की बदलती हुई सूरत हाल और उस पर तज़िया हासिल कर रहे हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। इकबाल साहब, डेफिनेटली अभी आपने जिक्र किया कि शायद सलमान नसीर साहब जो बाकी इंटरनेशनल फ्रंट पे तो मामला चलेंगे, लेकिन आपको पता है कि जिस अंदाज से पहले शाहिद आफरीदी आए, फिर हारून रशीद साहब आए, हारून रशीद साहब
कि एक आने का कुछ पता नहीं था। इससे पहले वो बहुत अरसा गायब रहे। 2016 में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ तो उनको ओहदे से फारिग किया गया था, लेकिन क्रिकेट देख रहे थे। फिर हमने देखा कि जिस तरह मिकी आर्थर का तकर्रुर हुआ, वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, बिकॉज वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है। ज़का अशरफ साहब इन चीज़ों के यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि हामी नहीं होंगे, और हम आने वाले दिनों में क्या बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखेंगे? बहुत ज्यादा उठक पटक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़का अशरफ साहब को पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए एज द चेयरमैन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अब देखना ये है कि मिकी आर्थर, फिर मॉर्नी मॉर्कल, ग्रांट ब्रैडबर्न, इनके साथ क्या मुआहदे किए गए हैं? क्या ये मुआहदे किए गए हैं कि अगर इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वक्त से पहले फारिग करेगा तो जितने इनका जितना टेन्योर है उसके पैसे देगा, या 6 महीने के पैसे देगा, या 3 महीने के पैसे देगा? ये देखना होगा। और जहां तक आपने बात की हारून रशीद साहब की, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, माशाल्लाह 70 बरस के हो गए हारून रशीद साहब, और अब लगता यही है कि वो अब अल्लाह अल्लाह करेंगे, शायद रिटायर्ड जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को जो है वो पेंशन भी देता है। लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, अब वो जो तरीकाकार जो लेकर आए थे हसन चीमा को के डाटा, मेरे ख्याल में वो भी खत्म होगा। हारून रशीद साहब इसीलिए जाते जाते उन्हें नविश्ते दीवार उन्होंने पढ़ लिया था, इसलिए जाते जाते वो टीम अनाउंस कर गए। अभी वेन्यूज का आपको पता है अब्दुल गफ्फार, अभी वेन्यूज का तो ऐलान नहीं हुआ जी है। हाँ। अभी वेन्यूज का ऐलान नहीं हुआ, और वेन्यूज को देखते हुए टीम मुंतखब की जाती है, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा अब ये टीम मुंतखब कर दो। तो आप देखते हैं जो मैनेजर है हसन अपने रेहान, उनका रेहानुल हक, उनका मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन अभी एकदम से अगर ज़का अशरफ साहब पैनिक बटन दबाएंगे आने के बाद, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इकदाम उठाने होंगे, लेकिन एक लॉबी होगी जो उन्हें नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करेगी, ये भी आप जहन में रखें। और वो लोग कि जिनकी दुकानें बंद हो गए, जैसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है कि क्रिकेट के यतीम हो गए बेचारे, वो भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से टांग खींची जाए। ये पाकिस्तानी कौम का खासा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, और इकबाल साहब ने जो जिक्र किया, मैं इसकी तफसीलात बता देता हूँ कि पाकिस्तान की जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल की अनाउंसमेंट आज हुई है, जिसके तहत 16 से 20 जुलाई तक जो है वो गौल में पहला टेस्ट खेला जाएगा। उसके बाद 24 से 28 जुलाई कोलंबो में, और उससे पहले पाकिस्तान टीम 11 और 12 जुलाई को वार्म मैच भी खेलेगी। और इकबाल साहब ने ठीक निशानदेही की कि वेन्यू से पहले टीम की अनाउंसमेंट, और आपको याद होगा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब कराची टेस्ट शुरू होने लगा था न्यूजीलैंड के खिलाफ और सरफराज अहमद टीम में शामिल हो गए, इसी तरह मीर हमजा का शमूलियत हुआ, और हमने देखा कि तब्दीलियां हुई जब शाहिद आफरीदी ने टेक ओवर किया, मोहम्मद वसीम को घर जाना पड़ा। तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल आपको श्रीलंका सीरीज से पहले नजर आती है? चूँकि उस पर तो नजम सेठी साहब ने बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया, उन्होंने आके तब्दीलियाँ कर दी थी। ज़का अशरफ को जितना आप जानते हैं, क्या एकदम तब्दीलियाँ वो भी टीम के मामलात में हो सकती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में टीम के मामले में नहीं होगी। टीम का ऐलान हो गया, 9 जुलाई को टीम श्रीलंका रवाना होगी पाकिस्तान की, और वेन्यूज का आज ऐलान हुआ है। गॉल की विकेट डिफरेंट है, कोलंबो की विकेट डिफरेंट है। तो अब किस तरीके से पाकिस्तान जो है वहाँ परफॉर्म करता है। उसामा मीर उनको नहीं सेलेक्ट किया गया, यासिर शाह का कैरियर खत्म हो गया, फवाद आलम का क्रिकेट कैरियर बज़ाहिर लगता है खत्म हो गया, आबिद अली आए, आबिद अली को नहीं सेलेक्ट किया गया, परफॉर्म अच्छा कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन ज़का अशरफ साहब मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। असल जो आपका इम्तिहान है वो एशिया कप है, जो 31 अगस्त से शुरू होगा, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो उस हवाले से क्या होता है, फिर क्या ज़का अशरफ साहब इस बात को कबूल करेंगे कि पाकिस्तान और भारत का पहला मैच जो है 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो? ये भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में काफी चीजें सामने आएंगी। आपने ठीक निशानदेही की इकबाल साहब, चूँकि एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में ACC अनाउंस कर चुका है। नजम सेठी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 5 मैच का जिक्र कर रहे थे। अब डेफिनेटली एक सवाल या अंदेशा तो यहाँ पैदा हो रहा है इकबाल साहब के, ठीक है नजम सेठी साहब ने उसको डन कर दिया, बट ज़ाहिरी बात है इतनी बड़ी तब्दीली हुई है। आपका तजर्बा क्या कहता है? क्या हम ACC से कोई नई महाताराई आगे चल के देखते हैं, या समझते हैं नहीं ऑनर किया जाएगा जो कमिटमेंट नजम सेठी साहब ने की है? जो कि ये सूरत हाल शायद अब सबके लिए सबको मुतासर भी कर सकती है, यहाँ तक कि BCCI या श्रीलंका या एशियन क्रिकेट काउंसिल, उनको भी पाकिस्तान से दोबारा बात करना तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब इतने बेवकूफ नहीं कि वो कमिटमेंट को पूरा ना करें। सेठी साहब ने जो कमिटमेंट किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, पाकिस्तान को वैसे भी तनहा करने की कोशिश की है भारत ने। आपको इल्म है कि चार ममालिक एक हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी कमिटमेंट को, बस सिर्फ आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस उनके लिए क्या होता है, अहमदाबाद में होते हैं, साउथ इंडिया में होते हैं, कहाँ होते हैं। सर ये वर्ल्ड कप का मैं आपका जरूर मौका लेता हूँ, एक टाइम चेक है, न्यूज ब्रेक है, वापस आकर फिर हम यहीं से करें शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली उस वक्त हुई है जब एशिया कप और वर्ल्ड कप के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मामला एक और है इकबाल साहब, वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और जिसके हवाले से ऑलरेडी गुफ्तो शनीद तो ज़रूर हुई जब आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान आए थे। लेकिन इकबाल साहब, बहुत बड़ा सवाल है जो क्रिकेट फैंस जो हैं पाकिस्तान के जहनों में कि अगर हम इंडिया जाते हैं, जो कि शायद हम चले ही जाएंगे, बट भारत क्या पाकिस्तान आएगा और अब ये जो तब्दीली हुई है ये एक चैलेंज भी है। ज़का अशरफ साहब शायद एक 6 महीने पहले 8 महीने पहले आते डिफरेंट हालात थे, लेकिन अब तो इंटरनेशनल फ्रंट पे बड़े चैलेंजेस हैं और वन ऑफ देम इज़ टू ब्रिंग इंडिया टू चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि अभी खैर उस वक्त उसमें बहुत वक्त बाकी है, मे बी उस वक्त तक कौन चेयरमैन हो। आपने सही कहा, लेकिन आपको याद होगा ज़काशफ 11 आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आखिरी मरतबा जो भारत का दौरा किया था वो ज़काशफ के दौर में 2011 बड़ी अचानक प्लान हुआ था जी, और बड़ी अचानक प्लान हुआ था पूरा टूर वो। हाँ, वो अचानक हुआ था। तो इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है अब्दुल गफ्फार, उस वक्त तक इस बात के इम्कानात बहुत कम है। अब इलेक्शन होने वाले हैं उनके यहाँ, अगले बरस इलेक्शन होंगे। उस इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है पाकिस्तान में, इस साल इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत तो हमेशा लीनियंट रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा खेल में सियासत को नहीं लेकर आई है, लेकिन भारत लेकर आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि उस वक्त किसकी हुकूमत होती है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी भारत के एक सूबे में इलेक्शन हार भी गई, वहां उनकी मुखालिफ जमात का जो चीफ मिनिस्टर आ गया। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हालात क्या होंगे वो हालात पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हुकूमत इजाजत नहीं देगी तो किसी तौर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती है, आईसीसी क्या इकदाम उठाता है ये भी देखना होगा। क्या हाइब्रिड मॉड आता है या नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और दुनिया की टॉप की वो टीमें जो कि पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका, वो सब चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगी। तो फिर उस सूरत में भारत की क्या पोजीशन होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, एक चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, हम सबको याद है कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीरीज़ यूही खेलने जा रहा था तो सारे सीनियर खिलाड़ियों को न सिर्फ रेस्ट करवाया गया, बल्कि आपको शाहीन शाह अफरीदी का वो ट्वीट भी याद होगा जो बड़ा मायने केस था जब ये बातें हो रही थी कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की तैयारी हो रही है। नजम सेठी साहब या उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसका झुकाव रहा इस तरफ, कहीं ना कहीं प्रेशर रहा बाबर आजम पर मुसलसल, यहाँ तक कि शान मसूद को वाइस कैप्टन भी बनाया गया। अब ये जो इतनी बड़ी तब्दीली हुई है इसका असर अब पाकिस्तान टीम या जो बाबर आजम की कैप्टनसी है, वो जो उनकी शायद एक डिस्करेजमेंट मुझे नजर आई थी, शायद जो प्लेयर्स पावर है शायद उसके खिलाफ शायद कोई एक्शन नजम सेठी साहब जो उनकी टीम लेना चाह रही थी। आपका क्या तबसरा है, अब इस तब्दीली के बाद वो जो सूरत हाल थी तब्दील हो जाएगी? सूरत हाल यकीनन तब्दील होगी, लेकिन ज़काशफ को इतनी जल्दी हर चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं तो जाती तौर पर उनको यही मशवरा दे सकता हूँ कि अभी देखें जो मैनेजमेंट है एकदम से आप आके उठक पटक नहीं कर सकते। अगर सौरव गंगोली बीसीसीआई के सदर की हैसियत से गए और उनकी जगह रॉजर बिनी आ गए तो वहां क्या तब्दीली आई, कोई ज्यादा नहीं आई। तो उस लिहाज से नजम सेठी साहब के मुकाबले में ज़का अशरफ साहब को ये सोचना होगा कि जो वो कर गए टीम के लिहाज से, ये अलग बात है कि आप वो बात नहीं होगी टीम में कि जिस तरह से नजम सेठी अलग लाइन ले रहे थे, हारून रशीद अलग लाइन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़का अशरफ को ऐसे लोग लेकर आने होंगे कि जो उन्हें गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से, जिनका मफादात जिनके वाबस्ता ना हो। अगर मफादात के लिए लोग ज़का अशरफ के साथ आ गए तो इनको भी उसी तरीके से नाकाम बनवा देंगे जिस तरह से सेठी साहब को नाकाम बनवाया। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। सर, आखिरी सवाल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया वो ये था कि रमीज राजा साहब जो कि नजम सेठी साहब के दौर में वापस नहीं आ सके कमेंट्री में, लेकिन खुद वो चेयरमैन पीसीबी थे और कुछ आजकल थोड़े से मंजर पे भी नहीं है, थोड़े खामोश से हैं। अभी उनका मौका भी शायद इस पर आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। तो क्या अब उनकी वापसी होगी? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट की वॉइस बन के रिप्रेजेंट करते रहे, बड़ा साइड लाइन थे। बिल्कुल उनकी वापसी होनी चाहिए। आपको याद होगा कि रमीज राजा जब यहाँ से गए थे 22 दिसंबर 2022 को, तो शकील शेख साहब ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए उन चीजों का ट्वीट कर दिया था जो रमीज ऑफिस में छोड़ गए थे। और उन्होंने कहा, ये तो देखें किसी के साथ अगर कोई अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, कोई इख्तिदार में आता है, कोई इख्तिदार से बाहर जाता है, तो इस तरह की जो छोटी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो रमीज राजा साहब को वो यकीनन कल्क होगा और शायद उसकी वजह से नजम सेठी और रमीज राजा के दरमियान फासले और बढ़े कि उनको बेइज्जत किया गया। पाकिस्तान का कप्तान रहा है रमीज राजा, और आपने खुद कहा कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में आवाज जाती है। तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि ज़का अशरफ साहब किसी चीज में टांग अड़ाए कि रमीज कमेंट्री ना करें। मेरे ख्याल में रमीज को कमेंट्री करनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। अब नजम सेठी साहब के साथ जो लोग थे वो अब नहीं होंगे, तो रमीज राजा डेफिनेटली आई होप
कि उनकी आवाज़ हवा के दोष पर हम तक पहुंचेगी ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा बाल्बेग साहब मौजूद, तफसीली तज़किया किया, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन सुनी हमने सारी सूरत-ए-हाल पे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान के खेलों में दीगर प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उनकी निशानदेही और आपको डायरेक्ट बात सुनवाएंगे खिलाड़ियों की इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। मुराद रिप्ले में खुशामदीद। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट में मसाइल हैं, क्रिकेट तो बड़ा खेल है, सोचिए बाकी खेलों में क्या होगा। और ऐसा ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा और वो था जनाब सना महमूद साहिबा का, जो पाकिस्तान की फॉर्मर बास्केटबॉल और फिर नेशनल पाकिस्तान फुटबॉल टीम की कैप्टन है और अभी बास्केटबॉल टीम के साथ 2016 से वाबस्ता है। उन्होंने सहूलियात की जो आदम फरामी है और नाकिस सहूलियात, उसका जिक्र किया था नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कराची में हुई। सना महमूद हमारे साथ मौजूद है। सना, बहुत शुक्रिया। ट्वीट मेरा आपकी नज़र से गुजरा और यकीन तौर पर आपने मीडिया के लिए भी निशानदेही की थी, तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि हम ज़रूर ये जो हमारे मसाइल हैं उनको भी लोगों तक पहुँचाएँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में लाएँ। ये क्या मामला था? आप बड़े अरसे से पाकिस्तान स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या सहूलियात आपने देखी और क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एज अ मीडिया पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, जैसे मैंने ट्वीट में रिक्वेस्ट की थी। जी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एज यू मेंशन कि मैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के साथ, स्पेशली बास्केटबॉल फुटबॉल के साथ, मैं खाली पिछले कोई 15 साल से ऊपर से आई एम इन्वॉल्व। नेशनल टीम में भी खेलने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मुख्तलिफ क्लब्स और डिपार्टमेंट के साथ भी खेला है और हम खेलते रहे क्योंकि हमें स्पोर्ट्स के साथ लगन है और हमें मोहब्बत है इस चीज़ से और हम शौक से करते हैं और हमें अपनी कौम को रिप्रेजेंट करने का एक मौका भी मिलता है, तो उससे और फख्र महसूस होता है। पाकिस्तान की जर्सी पहनना, अपना झंडा ऊंचा लहराना, स्पेशली इंटरनेशनल स्टेज पर जाके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एथलीट्स को वापस ना वो रिस्पेक्ट मिलती है, ना वो डिग्निटी मिलती है कि हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ हैं जी, जो कि इस नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मैंने देखा और हमेशा से देखती आ भी रही हूँ कि वो कभी भी अप टू द मार्क नहीं रही। जो सबसे दुख मुझे ये हुआ है कि ओपनिंग सेरेमनी पे अनाउंस किया गया कि प्लेयर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतजामात हुए हुए हैं और 3 वक्त के खाने, 3 वक्त के मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इनको मिलेगा। ऐसे मील्स मिलेंगे जो कि शायद उन्होंने पहले कभी खाए ना हो। ये बात कहने ही शायद बुरी थी, जो कि मुझे दिल पे इसलिए लग गई बिकॉज दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी मील। देखिए जी, या तो आप कोई चीज़ कहें मत, लेकिन अगर आप झूठे वादे करेंगे वो भी मीडिया के लिए या किसको, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब को बताने के लिए, क्योंकि कराची के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इकबाल मेमन साहब हमारी ओपनिंग सेरेमनी में भी और क्लोजिंग में भी गेस्ट थे। आई एम श्योर द जेंटलमैन इज नॉट इवन अवेयर, शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि उनकी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है। लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी में कोई बात कर देना, लेकिन प्लेयर्स तक वो चीज़ ना पहुँचना और फिर कहना कि नहीं जी डेली अलाउंस दे दी। आई एम नॉट जस्ट अ प्लेयर, मैं अपनी टीम के साथ एज शैपरॉन गई थी, कोचिंग में मेरा रोल रहा है, मेंटोर में मेरा रोल रहा है, आई एम क्वाइट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कोई डेली अलाउंस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे दुख ये हो रहा है कि फिर किसी ने तो कहीं कोई देयर इज अ फ्लॉ समवेयर, ठीक है, नो देयर इज ईदर बजट एंड इट्स नॉट गोइंग टू द राइट प्लेसेस, देन लोगों को, मतलब मीडिया को, इवन द राइट जो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इन्वेस्टिगेटिवली इस चीज़ को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड्स फिर जा कहाँ रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बाथरूम की हालत का बताऊं, एज अ प्लेयर आई मीन इट इज माई, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा राइट नहीं है कि क्या मैं एक साफ जगह बाथरूम जा सकूं। पूरे मुल्क में ये प्रॉब्लम है। ओपन डेफिकेशन की तो खैर हमारी कुछ एरियाज में प्रॉब्लम है, हमारी सूएज सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप बात करते हैं प्रोफेशनल एथलीट्स, ठीक है, कुछ नेशनल लेवल के एथलीट्स की जो कि कोर्ट पे आते हैं और बाथरूम वो अच्छे इस्तेमाल ना कर सकते। सना, आपकी जो बातें हैं इससे मतलब मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं सिवाय इसके कि ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है, इसका नोटिस लेना चाहिए। इस मामले को यहाँ उठाने का मकसद भी ये था कि जो रेलेवेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन है, सिंध एसोसिएशन जहाँ ये इवेंट हो रहा था, उनको हम ये भी साथ मौका देते हैं कि अगर वो अपना जवाब देना चाहें तो ज़रूर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उस पर जवाब दे देते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया सना, चूँकि ये चीज़ें सामने लाना खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे ख्याल में नहीं तो शायद फिर ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हम मीडिया सिर्फ इस चीज़ को बाब इख्तियार तक सामने ला सकते हैं। उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाए और खिलाड़ियों को सहूलियात बेहतर फराहम की जाएँ। ये कोशिश इंशाल्लाह अपनी जारी रखेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।